जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको हैंड ग्रेनेड के बारे में समझाते हैं कि इससे कितनी दूरी तक क्षति होती है, इसको कैसे बनाया जाता है और अगर कोई हमारे ऊपर हैंड ग्रेनेड मार दे तो हमें कैसे बचना चाहिए। देखिए, ग्रेनेड को हम लोग हिंदी में हथगोला कहते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1000 ईस्वी में चाइना से हुई थी। चाइना ने ही सबसे पहले बारूद को बनाया था। वो यूरोपीय देशों को बेचता था, बाद में यूरोपीय और अंग्रेजों ने इस बारूद में क्रमागत रूप से और विकसित करने लगा। पहले के समय में जो ग्रेनेड थे वो इस तरह से डेवलप नहीं थे, बल्कि उसे एक छोटे से कटोरा टाइप का बर्तन होता था, उसमें भर के उसमें आग लगा के फिर फेंका जाता था, जिससे कई बार वो वहीं ब्लास्ट कर जाता था और फेंकने वाले की भी मौत हो जाती थी। इसलिए जो हथगोला फेंकता था ग्रेनेड, उसकी एक अलग टीम होती थी जिसे ग्रेनेडियर कहा जाता था। तो अंग्रेजों ने ग्रेनेडियर रेजिमेंट को ही बनाया था, जो बाद में अभी भारतीय थल सेना का एक अभिन्न अंग है, बहुत ही बहादुर अंग है। तो ये ग्रेनेडियर रेजिमेंट थे। तो पहले ये लोग हथगोला फेंकते थे। जो ग्रेनेड का यूज होता है बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है टाइम डिले फ्रेगमेंटेशन एंटी पर्सनल, यानी ये इसका मेन काम होता है ये कि टाइमिंग के हिसाब से फटता है। ये 6 सेकंड में फट जाता है। ये कितना भी 6 सेकंड से पहले कुछ भी करते रहिएगा ये नहीं फटेगा। और एक होता है ना इंपैक्ट ग्रेनेड, इसको टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है, जब तक ये टकराएगा नहीं तब तक फटेगा नहीं। दोनों के अलग अलग यूज हैं। ज़्यादातर प्रयोग होता है आपका टाइम डिले का। तो पहले इसको हम लोग समझते हैं। इसे जनरली हम लोग शॉर्टकट में टाइम डिले ही बोलते हैं, इतना बड़ा नाम नहीं बोलते हैं। इसको मूवी वगैरह में भी देखते होंगे, इसे छील के फेंक देते हैं सब। टाइम डिले जो ग्रेनेड होता है, इसका जो बाहरी हिस्सा होता है, आप ये देख रहे हैं दानेदार बनाया गया है। इसे सिरेटेड कास्ट आयरन का बनाया गया रहता है। इसके बाहरी हिस्सा को हम लोग सेल कहते हैं, यानी बाहरी कवच। ये कास्ट आयरन का इसलिए बनाया जाता है कि जब ये ब्लास्ट करता है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, जो जिसकी रफ्तार गोली की तरह होती है और किसी के भी आंख नाक कान जहां भी घुस जाता है मांस फाड़ के निकल जाता है। इसलिए जहां ब्लास्ट करता है उतना एरिया तो क्षतिग्रस्त करता ही है, उसके बाद जो इसका सिरेटेड कास्ट आयरन का जो बाहर का सेल बना हुआ है वो और जबरदस्त हमला कर देता है। ये किसी भी ग्रेनेड का जो अंदर का लगभग 85% एरिया होलो यानी खोखला होता है, उसके 15% एरिया में उसका फायरिंग मैकेनिज्म होता है। इसको हम लोग अंदर से समझते हैं। आप बाहर वाला हिस्सा समझ गए। ग्रेनेड के अंदर का सिस्टम एकदम सिंपल होता है। अंदर एक स्प्रिंग होती है जिसे खींच कर ऊपर रखा जाता है। अगर वो स्प्रिंग नीचे गिर गई तो वो चिंगारी पैदा करेगी और अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। अब इस स्प्रिंग को खींच के रखा जाता है और क्या किया जाता है ना कि इसके बाहर एक सेफ्टी पिन लगा दिया जाता है। देखिए ध्यान से, इसके अंदर जो स्प्रिंग को खींचा गया है, इस स्प्रिंग को बांध दिया जाता है ऊपर ले आकर। ये वाला जो बाहर से एक हैंडल टाइप का देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्राइकर लीवर। इस स्ट्राइकर लीवर से अंदर वो स्प्रिंग जुड़ा होता है, यानी अगर आप इस स्ट्राइकर लीवर को खींच देंगे तो स्प्रिंग फटाक से नीचे गिर जाएगा। अब ये गलती से भी तो खींच सकते हैं, इसलिए इसे लॉक करने के लिए एक सेफ्टी पिन लगा दिया जाता है। ये जो सेफ्टी पिन होता है, जब तक ये अंदर रहेगा आप इसको खोल नहीं सकते हैं। जहां आप इस सेफ्टी पिन को खींचे, ये स्प्रिंग की वजह से है तो ये अपने से फेंका जाएगा, यानी आपका ये पिन लगा रहना चाहिए यहाँ पर। अब अगर पिन निकल गया तो फिर सेफ्टी खत्म है, ये निकलेगा तो स्प्रिंग टोटल नीचे की ओर गिर जाएगा। तो ये रिंग को हम लोग बोलते हैं सेफ्टी रिंग, और ये वाला जो लटक रहा है बाहर की ओर हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्राइकर लीवर। देखिए, जो स्ट्राइकर लीवर होता है ये पकड़े रहता है स्ट्राइकर को। देखिए ये यहाँ पर जो यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है ये स्ट्राइकर लीवर, ये तो सेफ्टी पिन हो गया यहाँ पर। ये स्ट्राइकर लीवर यहाँ पकड़े हुए है एक स्ट्राइकर को। ये स्ट्राइकर जो होता है ये क्या करता है, स्ट्राइकर को ऊपर खींच के रख दिया जाता है। ऊपर खींचने से क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग लगा देते हैं। स्प्रिंग लगा देने से जितना आप इसको ऊपर खींचिएगा, इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी और ये क्या करेगा, स्प्रिंग चाहेगा कैसे भी हम नीचे चले आए। अब इसको खींच के क्या किया जाता है, ऊपर फंसा दिया जाता है इसी स्ट्राइकर लीवर में। अब यहाँ पे देखिए आप स्ट्राइकर लीवर में फंसा हुआ है। जैसे हम सेफ्टी पिन को खींचेंगे स्ट्राइकर लीवर फेंका जाएगा स्प्रिंग के दबाव से, और ये जैसे हटेगा, यही स्ट्राइकर लीवर था जो इस स्ट्राइकर को खींच के ऊपर रखा हुआ था। अगर वो चला गया तो ये सीधे स्प्रिंग इस स्ट्राइकर को क्या करेगी, नीचे फेंक देगी। तो स्ट्राइकर दो चीज़ों से जुड़ा होता है। स्ट्राइकर में लगी रहती है स्ट्राइकर स्प्रिंग जो उसे ऊपर खींची रहती है, और उसको फंसा दिया जाता है बाहर में स्ट्राइकर लीवर से। स्ट्राइकर लीवर ना निकल जाए इसलिए उसमें लिए एक दे दिया जाता है सेफ्टी पिन। आप यहाँ देखेंगे तो ये जो ये स्प्रिंग दिख रहा है, ये स्ट्राइकर के अंदर लगा हुआ है, स्ट्राइकर स्प्रिंग है, और नीचे का ये वाला पोर्शन स्ट्राइकर है। इसको खींच के रखा गया है, और ये बीच का जो खाली जगह होता है, अगर इसको जैसे ये ये यहाँ से स्ट्राइकर लीवर हटाएंगे, स्ट्राइकर तुरंत नीचे गिरेगा। स्ट्राइकर मतलब समझते हैं, कैरम में भी तो स्ट्राइकर होता था जो दूसरे को मारता था। ये आके इसको मारेगा, यहाँ आके चिंगारी लगेगी और ये ब्लास्ट करेगा। आगे भी समझते हैं इसको। देखिए, सेफ्टी पिन को आप दांत से भी निकाल सकते हैं, अंगूठा से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल के फेंका जाता है। अब इसमें एक चीज़ है कि अगर आप सेफ्टी पिन को निकाल दिए हैं लेकिन स्ट्राइकर लीवर को पकड़े हुए हैं तो ये ब्लास्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं ब्लास्ट करेगा कि देखिए,
सेफ्टी पिन का काम था स्ट्राइकर लीवर को रोक के रखना। आप सेफ्टी पिन निकाल के अपने हाथ से रोक के रखें तो आप इसको 10 साल भी पकड़े रहेंगे तो ये ब्लास्ट नहीं करेगा। ब्लास्ट कराने के लिए सबसे ज़रूरी है स्ट्राइकर लीवर को यहाँ से हटा देना, तो इस तरह से ये पिन ब्लास्ट नहीं होगा। अब देखें ऐसे खींच के और थोड़ा सा स्टाइल में इसे फेंकते हैं सर। अब सीधे ऐसे नहीं चला के मारते हैं सर, और ऐसे चला के मार देंगे तो बेवकूफ़ी है। देखिए स्ट्राइकर लीवर जैसे नीचे आता है, नीचे आने के कारण स्ट्राइकर लीवर का निचला भाग काफ़ी नुकीला धारदार बनाया जाता है ताकि नीचे आने से चिंगारी उत्पन्न हो। और यहाँ पर एक हम लोग चिंगारी उत्पन्न करने वाले पदार्थ को लगा देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं परक्यूशन कैप। ये कैप जो होता है ये चिंगारी उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ से स्ट्राइकर फेंकाएगा, ये स्प्रिंग का तो दबाव है, ये नीचे से गुरुत्वाकर्षण फटाक से इस पे मारेगा, सेकेंडों नहीं लगेगा, तुरंत आके मार देगा, यहाँ चिंगारी उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप ये लाइटर में देखे होंगे गैस चलाने वाले में, आप पीछे से ऐसे ढकेलते हैं तो जाके आगे वो पत्थर पर टकराता है, हल्का सा चिंगारी निकलती है, गैस का चूल्हा जल जाता है। सेम वही मैकेनिज्म यहाँ है। लेकिन यहाँ समस्या क्या है कि अगर यहीं ब्लास्ट हो जाएगा ना ये परक्यूशन कैप पर ही, तो भागने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे हटाएंगे और जैसे आपका स्ट्राइकर लीवर गया हो तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, स्प्रिंग के दबाव पे फटाक से मार देगा। तो इसको रोकना है कि भाई साहब जो मार रहा है बम ना, उसको भी भागने का कम से कम मौका मिले। तो डिले करने के लिए यहाँ पर एक ठो डिले, देखिए केमिकल डिले लगा देते हैं। ये एक ऐसा फ्यूल होता है ना, धागे के समान होता है फ्यूल, जिसको जलने में काफ़ी समय लगता है। इसकी 2 खासियत होती है। ये जो ब्लू कलर का आप केमिकल डिले देख रहे हैं, इस पर ऐसा केमिकल लगा रहता है जो आग तो पकड़ लेता है, थोड़ा भी गर्मी पाएगा ना तुरंत आग पकड़ लेगा। अब यहाँ से ये टकराएगा इस पर परक्यूशन कैप पर तो चिंगारी उत्पन्न होगी, थोड़ा सा भी गर्मी में ये पकड़ लेता है तो आग बहुत जल्दी पकड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जलता है। यानी थोड़ा भी गर्मी पाएगा आग लग जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जलेगा। तो इसको जलने में 4 सेकंड का समय लग जाता है। तो यही जो होता है केमिकल डिले जो होता है, ये भागने का मौका देता है। इसीलिए जो मतलब बम फेंकने वाला होता है वो फेंकता है और सोचता है कि हम इधरे 4 सेकंड समय बिता दें, उधर की ओर ना जाए, इसलिए वो आराम से फेंकता है। इसको आगे समझाएंगे हम। तो ये केमिकल डिले हो गया। अब इसके बाद ये रेड कलर वाला देख रहे हैं, ये है आपका डेटोनेटर। डेटोनेटर उस डिवाइस को कहते हैं जो एक बड़े से बम में छोटा सा विस्फोट उत्पन्न करता है ताकि वो बड़का बम भड़क जाए। जैसे दिवाली के पटाखा में आप पलीता में आग लगाए होंगे, आप बम में आग नहीं लगाते हैं, आप उसके पलीता में लगाते हैं, छील के लगाते हैं। उसी पलीतवा को कहा जाता है डेटोनेटर। टेक्निकल भाषा में डेटोनेटर होते हैं। तो वो ये डेटोनेटर है। ये क्या करेगा, थोड़ा सा आग लगेगा इसमें, ये थोड़ा सा ब्लास्ट करेगा तो इसके चारों ओर जो 85% खाली एरिया था उसके अंदर भरा था अमोनियम नाइट्रेट, वो पूरी तरह से ब्लास्ट कर जाएगा। तो 4 सेकेंड ले लिया ये वाला प्रोसेस। तो यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकंड लग गया, केमिकल डिले को जलने में 4 सेकंड लग गया, डेटोनेटर को जलने में 1 सेकंड लग गया, टोटल 6 सेकंड लग गए। डेटोनेटर ब्लास्ट करेगा तो इसके चारों ओर भरा हुआ है अमोनियम नाइट्रेट का वो बारूद भरा हुआ है, वो बारूद ब्लास्ट करेगा, ये पूरी तरह से ब्लास्ट कर जाएगा। ये बारूद को भरने के लिए यहाँ पर एक फिलिंग होल दिया रहता है। यहाँ आप देखेंगे नट की तरह दिख रहा होगा, इसको खोल के आप यहाँ से इसमें बारूद भर सकते हैं और फिर नट को टाइट कर सकते हैं। तो ये जो बारूद होता है ये अमोनियम नाइट्रेट होता है, यही बेरूत में ब्लास्ट किया है, जबकि नॉर्मल बम में हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट काफ़ी घातक होता है। जहाँ ये ब्लास्ट करता है वहाँ का जो 5 मीटर का एरिया होता है, 5 मीटर रेडियस में, वहाँ कोई नहीं बच सकता है क्योंकि उसका ब्लास्ट जोन है वहाँ जान ले लेता है। उसके बाद का जो 5 मीटर यानी अगला 5 मीटर यानी सेंटर पॉइंट से 10 मीटर का एरिया, वहाँ पर उसके जो छर्रा फेंकाता है, जो सिरेटेड कास्ट आयरन इस बम के बाहरी परत में लगाए थे ताकि वो बिखरे और लोगों के शरीर में घुस जाए, उन्हें जख्मी कर दे। तो 10 मीटर के एरिया में आप जख्मी हो सकते हैं। यानी ब्लास्ट करेगा ना, अगर पास में किया तो मरेंगे, दूर है तो पूरी तरह से जख्मी करेगा, आंख फोड़ देता है। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो स्ट्राइकर लीवर है, जैसे ही ये अलग होगा ये स्ट्राइकर पिन तुरंत जाके अटैक कर देगा इस परकेप्शन पर। इस परकेप्शन कैप्सूल को करेगा तो ये केमिकल डिले जलना चालू किया, इसके बाद ये आग लगा देगा। डेटोनेटर में एक छोटा सा ब्लास्ट होगा, ये पूरे ग्रेनेड को ब्लास्ट कर देगा। ये छोटे छोटे टुकड़े इसके बिखर जाएंगे जो गोली के समान घातक होते हैं। लेकिन इसके बचने के एक उपाय भी हैं कुछ। देखिए ये जब ब्लास्ट करता है ना तो ज़मीन से 1 फीट ऊंचाई पर ही इसका ज़्यादा असर देखा जाता है। इसका मतलब अगर आप कहीं रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या कहीं पे हैं और वहाँ आतंकवादी हमला हो गया और आपको लग गया कि ग्रेनेड ब्लास्ट फेंका है कहीं पे यहाँ पर, तो खड़ा होकर मत खोजिएगा कहाँ मारा है, दहिए उड़ जाएगा, तुरंत वहाँ लेट जाना चाहिए। इसलिए फौजी जब बॉर्डर पर ग्रेनेड फेंकते हैं तो गड्ढा किए रहते हैं, खुद के लिए गड्ढा किए रहते हैं ताकि गड्ढे के अंदर वो ऊपर ब्लास्ट करता है 1 मीटर से 1 फीट के ऊंचाई के बाद। उसके बाद इसकी खराबी क्या होती है, इसे 6 सेकंड का समय लगता है। जनरली कहीं कहीं 4 सेकंड भी बोलता है, लेकिन ओवरऑल इसमें 6 सेकंड का समय लग जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी खराबी है।
अगर कोई नौसिखिया है जिसे ग्रेनेड फेंकने का आइडिया नहीं है, वो इसे खींचेगा और जैसे खींचेगा तो उसको डर लगने लगेगा, अरे बाप रे बाप 6 सेकंड में फटेगा, फटाक से फेंक देगा। यहीं पे गड़बड़ी होती है। 6 सेकंड काफ़ी बड़ा समय होता है। लड़के रेलवे में जाते हैं, जैसे रीजनिंग के एग्जाम में, जैसे हम लोग NDA के एग्जाम में गए थे, SSB इंटरव्यू होती है तो वहाँ पर समय बड़ी कम देता है, तो लड़के घबरा जाते हैं। भाई 1 सेकंड काफ़ी लंबा समय है। वो यही जानना चाहते हैं कि आपको 1 सेकंड का आइडिया है कि नहीं। 1 सेकंड कितने को बोलते हैं? जितने देर में आप सामान्य रूप से 1001 बोल दीजिए, जैसे 1001, 1002, 1003, ये हुआ 3 सेकंड। लेकिन आप लोग से कहेगा 3 सेकंड, फटाक से बोल देंगे 3 सेकंड, तो आदमी के अंदर एक मनोवैज्ञानिक दबाव हो जाता है, इसलिए वो तुरंत फेंक देता है। जबकि इसके पास कितना समय था? 6 सेकंड। मान लीजिए तुरंत खींचा, अब फेंक दिया, तो 1 सेकंड इसके हाथ में रहा, अब फेंका तो 1 सेकंड उसको रास्ता में लग गया जाने में। तब तक वो आदमी देखा कि अरे सोच रहा ग्रेनेड गिरा है, तो 1 सेकंड उसको लग गया, वो उठाया, 3 सेकंड हो गया। अब फिर वापस वो फेंका तो 1 सेकंड उसमें लग गया, 4 सेकंड, और उसके बाद 5वां से 6वां सेकंड जब भड़कने का था तो वापस आपके पास फेंक दिया वो आदमी। इसलिए कभी भी ग्रेनेड को फेंकना चाहिए तो उसको खींच कर अब प्रॉपर जो उसके अंदर का केमिकल डिले है उसको भड़कने का इंतजार करना चाहिए। इसलिए आराम से खींच के और उसके बाद से गिनना चाहिए 1001, 1002, 1003, तब फेंकना चाहिए। अब इतना फुर्सत तो है नहीं, इसलिए वो उसको ना ऐसे लुका के फेंकते हैं लोग, ताकि टाइमिंग इस तरह से जाने में ज़्यादा लगे। ऐसे फेंक देगा टिप के, इसे ना तो सोचा पहले ही पहुंच जाएगा, उठा के फिर से वापस मार देगा। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। पता नहीं कब हिंदू, हमारा पड़ोसी जानबे करते हैं पाकिस्तान से, जो कब मारेगा पता नहीं हम लोग को। तो हम एक मूवी में भी देख रहे थे जिसमें ताज होटल पे हमला हुआ था, तो ग्रेनेड फेंक दिया तो लोग देख रहे हैं, अरे भाई फेंक दिया, उठा के वापस फेंको तुरंत, वहाँ से कहीं भी फेंको, वहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा है तो हवा में तेज उछाल दो कि ऊपर जाके ब्लास्ट हो कहीं पे। देखिए इससे बच के रहना चाहिए। जो 6 सेकंड की समस्या थी उसे खत्म करने के लिए एक अलग टाइप का ग्रेनेड का आविष्कार किया गया जिसे कहते हैं इम्पैक्ट ग्रेनेड। ये ग्रेनेड टाइमिंग के हिसाब से नहीं फटता है, बल्कि झटका यानी इस पर इम्पैक्ट लगेगा तो ही फटेगा। जैसे आप इसका सेफ्टी पिन निकाल देंगे और इसका जो ये आपका स्ट्राइकर लीवर अगर अलग हो गया तो आप इसको लिए रहिए, दिन भर नहीं भड़केगा, और जैसे पटक दिए भड़क जाएगा। और इससे पहले वाला जो टाइम डिले ग्रेनेड था उसको पटकने से नहीं था, उसको 6 सेकंड में फटेगा वहाँ पे, तो ये पटकने से फटता है। तो इसकी एक समस्या क्या है कि इसको जोर से पटकना पड़ता है। अब जोर से पटकिएगा तो हाथ में कितना दम होता है, वो भी लड़ाई के मैदान में आपको कोई कंपटीशन कर रहे हैं कि हमको जोर से फेंकना है, कहीं इधर से गोली चलती है, दुनिया भर का कहीं कहीं से गोली चलने लगती है। तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए इसी इम्पैक्ट ग्रेनेड का के लिए लॉन्च करने के लिए एक अलग से ग्रेनेड लॉन्चर बनाया गया है। ये बंदूक जो होती है ना, गोली नहीं चलाती है, ग्रेनेड चलाती है। इसमें ग्रेनेड को भर दिया जाता है और दूर से मार दिया जाता है ग्रेनेड को। अब इसमें जो ग्रेनेड भरा जाता है वो ये वाला नहीं भरा जाता है, देखिए इम्पैक्ट ग्रेनेड ही भरा जाता है, बस उसकी डिजाइनिंग थोड़ी अलग होती है जो इसमें भर दिया जाता है। और इसको मारिएगा ना तो इसमें बंदूक जैसे फेंकिएगा तो इसमें क्या होता है, जैसे बंदूक उसको फेंकेगा तो उसमें स्पिन होने लगेगा, नचने लगेगा और खूब जोर से नचते हुए जाएगा। वह जैसे नचते हुए जाएगा उसके अंदर का डेटोनेटर स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ब्लास्ट कहीं टकराया तो वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका ग्रेनेड लॉन्चर हो जाता है ये। तो ये काफ़ी मदद करता है इनडायरेक्ट फायरिंग में। आप NCC वगैरह किए होंगे तो वहाँ 2 तरह की फायरिंग दिखाता है, डायरेक्ट फायरिंग यानी इनडायरेक्ट फायरिंग। डायरेक्ट फायरिंग में सामने दुश्मन होता है, इनडायरेक्ट में वो किसी दीवार के पीछे है या किसी कमरे में घुस चुका है, तो उसमें क्या करिएगा, वहाँ पे घुस के मारिएगा, जाए आराम से ग्रेनेड निकालिए। टाइम डिले है तो कोई दिक्कत नहीं, नोच के इंतजार कीजिए, हाँ 2-3 सेकंड हो जाए, आधा सेकंड पर पास हो जाए तो इसे कमरे में फेंक दीजिए जा। यहाँ पे यही होता है ना इनडायरेक्टली फायरिंग में, या दीवार के उस पार है तो नोच के इसे फेंक दीजिए। तो ये इनडायरेक्टली फायरिंग में काफ़ी मदद करते हैं ग्रेनेड। ग्रेनेड का हम आपको टोटल मैकेनिज्म बता दिए, लेकिन ये नहीं बताएं कि इसके अंदर जो ब्लास्ट करने वाला अमोनियम नाइट्रेट है वो कैसे बनता है। अमोनियम नाइट्रेट बनाने की विधि क्लास 11th का लड़का भी अगर केमिस्ट्री पढ़ा है तो अमोनियम नाइट्रेट बना पाएगा, हम इसको पूरी तरह से नहीं बताएंगे। एक्चुअली होता है क्या कि आप लोग को लगता है कि हम आपको आतंकवादी बना रहे हैं। अरे भाई आप कुआं के मेढक हैं, आपको कुछ नहीं पता है। इजराइल एक ऐसा देश है ना जिसके हर एक नागरिकों को सैनिक की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके हर एक नागरिक को बंदूक चलाना आता है, तोप चलाना आता है, ग्रेनेड चलाना आता है। यही नतीजा है कि इजराइल जैसा छोटा देश 6 दिन में पूरे अरब देशों वालों को हरा दिया था, क्योंकि वो अपने देश वालों को पूरा सच्चा सिपाही बनाना चाहता है। और हम लोग क्या चाहते हैं, आप लोग कहते हैं कि सर हमको ग्रेनेड सिखा रहे हैं, आतंकवादी बना रहे हैं। अरे भैया तो तुम वही पढ़ो, अली बेत ते अब पठती पठत पठावा अब बा ब्लैक शिप। हमारे देश का हर एक बच्चा सिपाही होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है ना दोनों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है, इधर चाइना, एक और पाकिस्तान, एक और चाइना। क्योंकि आने वाले समय में जब कभी युद्ध हो तो पूरी दुनिया देखे कि किस तरह भारत का बच्चा मारा था चाइना और पाकिस्तान को। लाहौर तक दौड़ा के मारो उसको, वहां बीजिंग तक। कैसे मारिएगा, बनाने
आता है, ये रहेगा तब तो मरिएगा यहाँ पर। हम यही चाहते हैं कि हमारे देश का बच्चा बच्चा देश के प्रति सोचे, और जब देश की जरूरत पड़े तो ऐसा नहीं है कि केवल फौजी जाके वहां शहादत देंगे। अपना इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में जब ये बात लिखी जाएगी कि जब पाकिस्तान और चाइना ने एक साथ भारत पर आक्रमण किया था तो भारत की महिलाओं ने घर में बारूद बनाया था और अपने भाइयों को दिया था, माथे पर विजय तिलक लगा के। मां ने बोला था कि सीने पे गोली खा के आना, पीठ पे गोली खाओगे तो तुम्हें मैं बख्शूंगी नहीं, अपना बेटा कहने से इनकार कर दूंगी। आएगा तब ना। क्या इस देश को बचाने की जिम्मेदारी केवल 13 लाख सिपाहियों की है? हमारा कोई फर्ज नहीं बनता है यहाँ पर? आप कहते हैं कि हम आपको भाई ये आप जानिए, आप कुआं के मेढक हैं, आपको नहीं पता है। हम बस यही चाहते हैं कि जब चाइना और पाकिस्तान यहाँ हमला करें तो उनको पता चले कि ससुरा हमको लगता था 13 लाख फौजी है, यहाँ का 130 करोड़ जनता फौजी है। आप भले हमें आतंकवादी कर लीजिए लेकिन मेरा देश आगे रहना चाहिए। तुम सब राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक हूँ। सॉरी आप लोग बुरा मत मानिएगा यार, कुछ लड़का ऐसा कमेंट कर देता है ऐसे कि हम आपको आतंकवादी बनाना चाहते हैं। हम काय को बनाना चाहेंगे? पढ़ा लिखा आदमी सब चीज का समझदार होता है। अब्दुल कलाम ने भी क्या कहा था कि बड़ी मिसाइलें शोपीस बन के रह जाती हैं, युद्ध में हमेशा छोटे हथियार काम आते हैं। तो आप क्या करिएगा? हम लोग तो बचपन में बड़ी शौक था हम लोग को भी कि हम लोग फौज में जाएंगे। एनडीए से हमको छांट दिया, मेरा हाथ टेढ़ा है यहाँ पर। 13 साल की उम्र में हम पहली बार राइफल चलाए थे, हमको सिखाया था सुनील सर ने। वो राजपूत रेजिमेंट के काफ़ी अच्छे सोल्जर थे, हम लोग एनसीसी जब किए थे तो उस समय से हम लोग थे। आज भी कम से कम देश को जरूरत पड़ेगा तो इतना तो है ना कि भाई हम लोग एज एक फौजी की तरह लड़ सकते हैं। उतना नहीं लड़ सकते हैं लेकिन हम लोग को ट्रेनिंग देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देश के प्रति आप लोग भी सोचिए। भारत की एक समस्या है कि इतने बड़े देश के लोगों को, इतने लोगों को वो सैनिक ट्रेनिंग नहीं दे सकता है। लेकिन अगर हमारे पास पैसा रहता ना, देश के पास इतना संपन्न रहता तो हर एक लोगों को ट्रेनिंग दे देता। फिर हम लोग देखते कि कैसे कहीं आतंकवादी हमला हो जाता, क्योंकि यहाँ का हर बच्चा वहाँ पे, तब कमांडो बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे बच्चा बच्चा कमांडो होता, क्योंकि हमारा देश है चारों ओर से दुश्मनों से घिरता जा रहा है। इधर नेपाल दुश्मनी करना चाह रहा है, उधर बांग्लादेश, धीरे धीरे सब अपना अपना तेवर बदल रहे हैं सब। तो हम दूसरे को क्या समझाएंगे? बारिश होती है तो खुद का छाता लगाना चाहिए। यहाँ पर हर बच्चे को सीखना चाहिए अपने देश के लिए। केवल सिपाहियों की जिम्मेदारी नहीं है कि जो बॉर्डर पे जाके शहीद होंगे, हम लोग कब काम आएंगे। खैर ये सब बातों को आप ज़्यादा दिल पे नहीं लीजिएगा। एक्चुअली कभी कभी आदमी बोल देता है। देखिए ये एटम बम भी होता है ना, इसके बारे में ये भी ब्लास्ट करता है तो इसकी भी कुछ कमियां हैं। एटम बम से भी लोग बचे हैं, हिरोशिमा में भी बचे हैं, नागासाकी में बचे हैं। इसका मैकेनिज्म भी आपको समझा देंगे। बुलेट प्रूफ जो जैकेट होता है ये भी जो होता है गोली को कैसे बचा लेता है, कैसे ये गोली को टुकड़ों में तोड़ देता है बुलेट प्रूफ, इसका मैकेनिज्म भी हम आपको समझा देंगे कि किस तरह से आपका परमाणु बम से भी बचा जा सकता है। आप देख रहे हैं कि केरल में विमान दुर्घटना हो गई है, उसके बारे में हम आपको बता देंगे फर्दर वीडियो में। एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी आगे तक नहीं पहुंची है ताकि पता ही नहीं चल पा रहा। अभी हम बस यही बता सकते हैं दुर्घटना हुआ क्यों है, मतलब दुर्घटना हुआ है, लेकिन अगर उसके अंदर का पूरा डिटेल के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।